ओके गाइस, वापस आ गया हूं चीरफाड़ सेशन में। याद है रिलायंस की एक वीडियो की थी जहां पे 1 लाख करोड़ का उनका जो पूरा बिजनेस था, जो उन्होंने प्रॉफिट किया था, उसकी चीरफाड़ करी थी। आज मैं चीरफाड़ कर रहा हूं उसकी जो हमें रोज खाना खिलाता है, वो है जोमैटो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जोमैटो के मेन बिजनेस लाइंस कौन से हैं। सेकंड, एक एक बिजनेस लाइन कैसा परफॉर्म कर रहा है और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग उसके डेटा पॉइंट्स। और थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वीडियो के एंड तक रुकना बहुत जरूरी है, कि मैं बताऊंगा कि क्या हमें जोमैटो का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। और थर्ड पार्ट है, मैं जो बताऊंगा कि जोमैटो का जो शेयर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। खरीदना ना खरीदना आपका डिसीजन है। मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं जो आपको मैं टिप दे सकता हूं या मैं बोल सकता हूं कि आप जोमैटो का शेयर खरीदो या ना खरीदो। मैं अपना जो आइडिया है उसके ऊपर, मैं अपना जो व्यू है उसके ऊपर, वो आपके सामने जरूर रखूंगा, कुछ डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ और उसके बाद टेक्निकल्स के साथ। मैं तीनों का मिक्सचर करूंगा, तो उसके साथ आपको एक डिसीजन लेने में इजी होगा कि क्या आपको जोमैटो का शेयर आज खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। आपका डिसीजन है, पर मैं आपको इसमें सिर्फ सहयोग करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है, अभी भी बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जितने लोग आते हैं उसमें से। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, उससे मेरा उत्साह बढ़ता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं इतनी हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक लेके आ सकूं, जिसमें मैं आपको बिजनेस भी सिखा दूं और उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में कैसे प्ले करना है, क्या देखना चाहिए, वो भी सिखा दूं। तो आइए शुरू करते हैं जोमैटो की चीरफाड़ के साथ। तो जोमैटो जो है, ये मई 2024 इन्होंने अपने एनुअल रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। जोमैटो लिस्टेड कंपनी है, इसलिए उसको हर क्वार्टर में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, पर मई 2024 में जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उनको एक पूरे साल का भी रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है। तो मई में इनका रिजल्ट आ गया था। तो ये जोमैटो का मिशन है, वो कहते हैं हमें बेटर फूड फॉर मोर पीपल, ज्यादा लोगों को अच्छा खाना खिलाना है, इंस्टेंट कॉमर्स करना है और मेक इंडिया मैल न्यूट्रिशन फ्री करना है। एक बार इसको छोड़ देते हैं। इनके ये 4 बड़े बिजनेस वर्टिकल्स, ठीक है। पहला बिजनेस वर्टिकल है फूड डिलीवरी, यानी कि जो हम रोजमर्रा के जीवन में बोलते हैं, यार भूख लगी है, अभी इडली खाने का मन है, डोसा खाने का मन है, सुशी खाने का मन है, तो फटाफट जोमेटो पे गए और कर दिया। तो ये जो नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इनके पार्टनर रेस्टोरेंट्स ने, जिनकी इन्होंने फूड डिलीवरी की है, इनके प्लेटफॉर्म से कितने का खाना बेचा। ये जोमेटो का रेवेन्यू नहीं है, ये जोमेटो का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, जिसे हम जीओवी कहते हैं। यानी कि जोमेटो के प्लेटफॉर्म से रेस्टोरेंट्स ने मिलके कितने का माल बेचा, कितने का खाना बेचा है। तो वो जो था, इन्होंने 2015 में बिजनेस चालू किया, 800 से ज्यादा सिटीज में ऑपरेट करते हैं। 63%, यानी कि मोटा मोटी 2/3 जो मार्केट है वो इनके पास है। बची हुई मार्केट आपको पता है किसके पास है, स्विगी के पास है। तो इनके प्लेटफॉर्म से इन सिटीज में इस साल में, इस पूरे साल में 32,224 करोड़ रुपए का खाना बिका है। 32,224 करोड़ का खाना इनके प्लेटफॉर्म से बिका है, उन रेस्टोरेंट्स का जो इन 800 सिटीज में इनके साथ जुड़े हुए हैं। अब ये इनका पहला मेन बिजनेस है, इनका मेन रेवेन्यू जो है वो यहां से आता है। सेकंड सबसे बड़ा रेवेन्यू जो इनका आता है वो आता है इनके क्विक कॉमर्स बिजनेस से। ये जो क्विक कॉमर्स की कहानी बहुत अच्छी है। जो कंपनी इन्होंने एक्वायर की थी उसका नाम था ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के जो फाउंडर हैं उनका नाम है अलबिंदर ढिंडसा, ठीक है जी। तो अलबिंदर ढिंडसा की जो वाइफ है वो है आकृति चोपड़ा। अब आप बोलोगे सर ये कहां कहां घुस रहे हो, आप क्या क्या बता रहे हो, क्या हमें फर्क पड़ता है आकृति चोपड़ा अलबिंदर ढिंडसा। इसका रीजन बताता हूं। आकृति चोपड़ा शुरू से जोमैटो के साथ रही है। आज अगर आप उनका लिंक्डइन देखेंगे तो वो जोमैटो की फाउंडर, वो लिखती है मैं फाउंडर हूं। उससे पहले वो सीएफओ भी रही हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हेड भी रही हैं। तो आकृति चोपड़ा के हस्बैंड है अलबिंदर ढिंडसा, जिनकी कंपनी है ब्लिंकिट, जिसको अक्वायर किया जोमैटो ने। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ऑब्वियसली कोइंसिडेंस नहीं है। उस टाइम पे जब ये एक्विजिशन हुआ था, अगस्त 2022 में, उस टाइम पे भी काफी क्वेश्चंस उठे थे कि भाई ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है कि भाई जोमैटो है, ब्लिंकिट के फाउंडर है, फाउंडर की वाइफ है, वाइफ जोमैटो में काम करती है। तो ये काफी क्वेश्चनिंग हुई थी। पर ठीक है जी, शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया। जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना। तो ये हो गई जी, शादी हो गई और इन्होंने एक्वायर कर लिया। पर आज अच्छा काम कर रहे हैं, 26 सिटीज में है और इन 26 सिटीज में इनका जो मार्केट शेयर है वो 24% है। तो काफी अच्छा मार्केट शेयर। अच्छा, इधर 24% क्यों है? क्योंकि इधर काफी और भी बड़े प्लेयर है। देखिए यहां पे 63% है क्योंकि यहां पे दो ही है, स्विगी जोमेटो, ठीक है, जिसे हम डुओपोली कहते हैं बिजनेस में। यहां पे जो है 24% है क्योंकि यहां पे आपके पास ब्लिंकिट है, उसके बाद आपके पास स्विगी इंस्टामार्ट है और उसके बाद जेप्टो भी है। तो यहां पे काफी प्लेयर्स हैं जो इस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, जिस वजह से इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये एक हो गया।
तीसरा गोइंग आउट बिजनेस है, जैसे डाइन आउट करके कंपनी होती थी जिसको स्विगी ने एक्वायर कर लिया था, वैसे गोइंग आउट बिजनेस है जब आप जोमेटो गोल्ड की मेंबरशिप लेते हैं और बाहर जाते हैं और बाहर जाके आप खाना खाते हैं, तो अगर वो पार्टनर रेस्टोरेंट होता है तो वहां पे 20-25% डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो गोइंग आउट बिजनेस है, वो अभी सिर्फ 41 सिटीज में है और उन 41 सिटीज में भी इनका 6% का ही मार्केट शेयर है, बहुत बड़ा मार्केट शेयर नहीं है, ना ही बहुत बड़ा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो इसमें से जो है 3225 करोड़ का इन्होंने, मतलब जो इनके लोग जाके जिस रेस्टोरेंट में खाना खाया है वो 3,2500 करोड़ का साल में रेस्टोरेंट में खाना खाया है। क्विक कॉमर्स में इन्होंने 12,500 करोड़ की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की है, यानी क्विक कॉमर्स का 12,500 करोड़ का माल इनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिका है। ये जोमैटो का रेवेन्यू नहीं है, ये जो माल बिका है वो रेवेन्यू है, ये याद रखना, ठीक है। और लास्ट है B2B सप्लाईज, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, अभी इन्होंने सिर्फ 8 ही सिटीज में ऑन किया है इसको। B2B सप्लाईज क्या, इनको समझ आ गया भाई मैं रेस्टोरेंट का खाना आगे पहुंचा देता हूं, तो रेस्टोरेंट को सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, ये सब भी मैं उसको देता हूं। तो ये B2B बिजनेस सप्लाई करते हैं फूड इंग्रेडिएंट्स सारे रेस्टोरेंट्स को। तो ये इनका एक अलग बिजनेस है और उसका जो है 8 सिटी में अभी 6% का रेवेन्यू शेयर है, बहुत छोटा रेवेन्यू शेयर है, फिर से 3,172 करोड़ रुपए का इन्होंने आलू, प्याज, कांदा, टमाटर, चटनी, चूरन, आटा, नमक, दाल, चीनी सब बेचा हुआ है। पिछले एक साल में 3,172 करोड़ का ये बेचा। अब इनका मार्जिन क्या है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो अगर आप देखो मजेदार बात, तो इनका जो टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है, यानी कि इनके प्लेटफॉर्म से कितने की सेल हुई, वो हुई है 47,918 करोड़ रुपए की। तो जोमेटो पहली बात है ना, कोई छोटी कंपनी नहीं रह गई है, ठीक ठाक बड़े साइज की कंपनी हो गई है। एक उदाहरण के तौर पे देता हूं, डी मार्ट का इतने फिजिकल स्टोर होने के बाद साल का 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। डी मार्ट का इतने ज्यादा स्टोर्स होने, 350 से ज्यादा स्टोर्स है उनके, और उनका 50,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है। इनका 50,000 करोड़ का टर्नओवर का मतलब हुआ कि 50,000 करोड़ का माल उनके सारे शॉप से जाता है। तो इनके ये सारी दुकानें हैं, इनकी डिजिटल दुकानें हैं, ऑब्वियसली ये डिजिटल दुकान पे काम करते हैं, तो इसलिए इनका जो टर्नओवर है वो भी ऑलमोस्ट डीमार्ट जितना 48,000 करोड़ के आसपास का इनका भी टर्नओवर आ गया। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई हो, तो आप इसको लिख दो MB1, माइंड ब्लोइंग वन। आपका माइंड अगर ब्लो हो गया, अगर आपको समझ आ गया कि भाई ये तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 4 वर्टिकल्स, जोमेटो कहां से मेन पैसा कमा रहा है, अब आप थोड़ा बहुत समझने लग गए हो, तो MB1 लिखो। जैसे MB1 मैं कमेंट बॉक्स में देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको फर्स्ट स्लाइड मेरी समझ आ गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, आगे हम धीरे धीरे फास्ट चलेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे। तो पिछले साल ये जो 47,918 करोड़ मैंने आपको बताया, तो पिछले साल जो वो नंबर था वो था 32,308 करोड़, ठीक है। तो अगर आप उसका इंक्रीज देखो, तो एक साल में इन्होंने 48% का रेवेन्यू ग्रोथ किया, 48% का रेवेन्यू ग्रोथ किया। और इनका जो एडजस्टेड रेवेन्यू था, अब ये जो नंबर है 13,545, ये जो नंबर है ये इनका रेवेन्यू है। 45,000 करोड़ का माल बेचा है और 13,545 करोड़ का इनका खुद का रेवेन्यू है। और खुद के रेवेन्यू में आपने 56% जंप देखिए। तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में जितने का माल बिका उसमें आपने 48% का ग्रोथ देखा है। और जो इनका एडजस्टेड खुद का रेवेन्यू है, खुद को जो इनको कमीशन मिलती है उसमें से, या उनमें से जो बचत होती है, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट इनका रेवेन्यू होता है, खुद का रेवेन्यू होता है, वो करीबन 13,545 करोड़ का। इसमें से क्या क्या खर्चे होने वाले हैं वो देखते हैं। तो 13,545 तो इनका खुद का रेवेन्यू, ठीक है, खुद का प्रॉफिट, तो उसमें भी काफी अच्छा इजाफा हुआ है। जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में इजाफा हुआ है उससे ज्यादा इजाफा हुआ है, यानी इन्होंने अपनी ब्रोकरेज को बढ़ाया, दे हैव इंक्रीज्ड देयर कमीशन। तो ये हमें याद कर रखना पड़ेगा कि इन्होंने इंक्रीज किया है कमीशन, या इन्होंने वो माल ज्यादा बेचा है जहां पे ये ज्यादा कमाते हैं। तो समझदारी का काम किया है। अगर 48% से ये कम ग्रो करता है, यानी कि ये बिजनेस तो कर रहे हैं, रेवेन्यू तो कर रहे हैं, पर उसको प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो यहां पे ये इसको ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं, ये हमें इस स्लाइड से समझ आता है। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए भाई, हमेशा इन पे एक आरोप लगा है, और आरोप बिल्कुल सही भी है, जायज भी है, कि भाई ये लोग तो प्रॉफिट करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। ये जितनी टेक्नोलॉजी कंपनीज है प्रॉफिट करने के लिए पैदा नहीं हुई है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि पहली बार हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 350 करोड़ का हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल का पहली बार 350 करोड़ हुआ है। 2,400 करोड़ नेगेटिव, 816 करोड़ नेगेटिव, 1,223 करोड़ नेगेटिव, 971 करोड़ नेगेटिव, अब हुआ है फाइनली 351 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये एडजस्टेड एबिटा को आप छोड़ दीजिए, ये ऐसा टर्म है जो किसी के समझ नहीं आता। क्या ये अपना मुनाफा दिखाने के लिए कभी कभी एडजस्टेड एबिटा वर्ड यूज करते हैं? मेरे हिसाब से कोई एडजस्टेड एबिटा नहीं होता, एबिटा एबिटा होता है, ठीक है ना। तो 351 करोड़ जो है इनका
पैट रहा है। अगर आप एबिटा के बारे में ज्यादा समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो करूं, तो कमेंट बॉक्स में एबिटा लिख दो, EBIDTA, EBIDTA, ये जो वर्ड है ना, ये लिख दो, एबिटा लिख दो, मैं समझ जाऊंगा आपको मेरे से वीडियो चाहिए जिसमें मैं एबिटा को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं आपको। तो पहली बात, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आया है, पर इसकी कथा भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये ऐसा नहीं है कि सिंपल चेहरे पे दिख रहा है तो 350 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, क्योंकि ना किताबें कुछ और बयां करती हैं। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ते हो ना, तो थोड़ा अंदर डिग डीप करना पड़ता है कि ये नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत ईजी है रूल्स के साथ थोड़ा बहुत ट्वीक करना और आपको वो दिखाना जो वो दिखाना चाहते हैं, पर हमें वो देखना है जो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे को ये डिसीजन एंड में लेना है कि हम जोमेटो के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, कि आज की क्या वैल्यूएशन है, क्या स्थिति है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को इस्तेमाल कर रहा हूं, अभी मैं फंडामेंटल आपको बता, इसके बाद मैं छोटा सा टेक्निकल भी लूंगा और फिर उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड करोगे कि जोमेटो का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ये इन्होंने बताया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे ग्रोथ रही है, पर हाँ ये एक अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज कहूंगा मैं इसको, कि इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया है। इनका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 175 करोड़ है। अगर हम इसको बेंचमार्क पकड़ते हैं तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगले साल यानी FY25 में, यानी अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 में अगर यही स्पीड पकड़ के रखा इन्होंने, तो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 700 करोड़ से ऊपर जा सकता है, ठीक है। क्योंकि पिछला लास्ट क्वार्टर इनका 175 करोड़ पे क्लोज हुआ है और ग्रोथ कर रहे हैं, बार बार ग्रोथ कर रहे हैं, बार बार ग्रोथ कर रहे हैं। तो देयर इज अ चांस कि अगले साल ये 700 करोड़ से ऊपर का पैट कर सकते हैं, विच इन केस इज अ गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज है। पर वो इतनी अच्छी न्यूज है क्या कि हमें शेयर लेना चाहिए कि नहीं, वो हम बाद में देखें, ठीक है। और इनका कैश सरप्लस भी बढ़ा है, इनके पास अब 12,241 करोड़ रुपए के आसपास का कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्होंने बहुत पैसा रेज किया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं इनका फूड डिलीवरी बिजनेस पे, फटाफट समझते हैं। देखिए फूड डिलीवरी बिजनेस में इनके जबरदस्त डेटा पॉइंट्स देखिए, इन्होंने बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। इनके फाउंडर दीपेंद्र गोयल को सल्यूट है कि बहुत मेहनत करके एक नीश क्रिएट किया है, एक ऐसी कैटेगरी क्रिएट की जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, और नंबर्स बयां करते हैं। आज इनके 18 मिलियन कस्टमर यानी 1 करोड़ 80 लाख कस्टमर है भाई, 1 करोड़ 80 लाख इनके कस्टमर्स हैं। इनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स की कितने रेस्टोरेंट इनके प्लेटफॉर्म पे हैं, जो हमने देखा 800 प्लस सिटीज में इनके रेस्टोरेंट है, वो है 2,47,000। ये नंबर्स है ना, बड़े अच्छे हैं कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं से तो खाना मंगवा रहे हो यार, तो थोड़ा बिजनेस के बारे में भी समझ लो। वो बहुत अच्छी, मैंने एक वीडियो देखी थी, मेरे एक फ्रेंड है नितिन जोशी, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि कहा था कि जितने का मैं खाना जोमेटो से मंगाऊं हर रोज, उतने का मैं अगर जोमेटो का शेयर भी खरीदूंगा तो भी मैं आगे जाके पैसा बना सकता हूं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इनकी ना एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है, 63% मार्केट शेयर है बिजनेस पे, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ है इनकी मार्केट में। डिलीवरी पार्टनर्स, जो बाइक पे लोग खाना सर्व करते हैं हम लोगों को, जो सेवा करते हैं हमारी, ऐसे 4 लाख लोग हैं। आप एक बात समझिएगा, ये इन 4 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर एक डिलीवरी पार्टनर इनसे महीने का 15,000 रुपए भी कमा लेता है डिलीवरी करके, तो यानी 600 करोड़ रुपए का इन्होंने रोजगार क्रिएट किया है पर मंथ, यानी 7,200 करोड़ रुपए का रोजगार क्रिएट किया है पर एनम। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सल्यूट है इस बिजनेस को कि एक छोटे तबके के लोगों को इन्होंने ऐसा काम दे दिया जिससे वो ऑक्यूपाइड भी रहे और महीने का इतना पैसा कमा पाए कि वो अपने जीवन जी सके। तो बहुत सल्यूट है, मैं बहुत पसंद करता हूं इस बात को। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर ने एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट किया, आपको भी अच्छा लगता है तो जोमेटो को इसमें आप कॉन्ग्रेचुलेट करते रह सकते हो। अब ये थोड़ा सा देखते हैं, फिर से आते हैं। हमने देखा कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 32,224 करोड़ रुपए का खाना इनके प्लेटफॉर्म से बिका है। अब उसके आगे जाते हैं, इनके रेस्टोरेंट्स है 2,47,000 जो हमने देख लिया था, और तीसरा है 400,000 यानी 4 लाख इनके डिलीवरी पार्टनर्स हैं। इनका बिजनेस कोविड के बाद थोड़ा सा गिरा था, पर कोविड के बाद तो ये छक्के पे छक्का मार रहे हैं, एकदम बढ़िया से इनकी ग्रोथ रही है। यहां पे तो 2 गुना से ज्यादा ग्रोथ रही है, यहां पे भी इनकी करीबन करीबन 25% की ग्रोथ रही है, और यहां पे भी इनकी करीबन करीबन 20% की ग्रोथ रही है, 20-22% की ग्रोथ रही है। तो बहुत अच्छी ग्रोथ की है इन्होंने, और हर बार रेस्टोरेंट्स को जोड़ रहे हैं। बीच में एक बहुत शोर मचा था कि हम इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, ये बहुत महंगे हैं, बहुत परेशान करते हैं, पर उसके बाद भी आप देख रहे हो कि रेस्टोरेंट्स में ग्रोथ आ रही है। सिर्फ कोविड के बाद थोड़ा सा ड्रॉप आया था, बिकॉज सबको पता ही है कोविड में क्या हुआ था। तो कोविड के बाद जो साल हुआ था वो थोड़ा सा खराब गया था, पर उसके बाद से देखो इन्होंने सुपर ग्रोथ करी हुई है। यहां पे भी इन्होंने सुपर ग्रोथ करी हुई है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं फटाफट। अब ये मजेदार डेटा पॉइंट्स होने वाले हैं। तो आप ये देखिए, ये जो नंबर है, ये जो काले में लिखा है, ये इनके एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है, यानी एनुअली कितने यूनिक ट्रांजैक्शन हुए हैं इनके पास, कितने यूनिक कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन किया है।
ठीक है, जैसे मैंने अगर 10 बार मंगाया पर मैं कस्टमर यूनिक हूं, तो ऐसे इनके पास FY21 में कोविड के बाद 2 करोड़ 80 लाख लोग साल का खाना मंगा रहे थे। 2 करोड़ 80 लाख, 28 मिलियन, 2 करोड़ 80 लाख लोग उनसे खाना मंगा रहे थे साल का, यूनिक लोग। और आज वो नंबर हो गया है 6 करोड़ 30 लाख, यानी कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। यानी लोग जो है बहुत ज्यादा इस प्लेटफॉर्म को अब यूज करने लगे, इसलिए इनके रेवेन्यू में भी हमें ग्रोथ दिखी है। तो आज 6 करोड़ 30 लाख लोग एनुअली साल में इनसे खाना मंगाते हैं, जिसमें से हर महीने जो लोग मंगाते हैं वो है 1 करोड़ 84 लाख। 1 करोड़ 84 लाख लोग हर महीने, यूनिक लोग हर महीने खाना मंगा रहे हैं, और 6 करोड़ 30 लाख पूरे साल में खाना मंगा रहा है। अब ये सिंपल नहीं होता कि 1.8 करोड़ इंटू 12, बिकॉज आप और मैं बार बार भी मंगाते हैं। तो यूनिक लोग साल के वर्सेस यूनिक लोग मंथली, ये वो डेटा है। अब मजेदार बात है, एनुअल ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। एक आदमी, एक हमारे जैसा व्यक्ति अगर इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो औसतन साल में कितनी बार खाना मंगाता है? वो मंगाता है करीबन करीबन 12 बार। यानी कि हर महीने में जो इनके साथ जुड़ा है वो एक बार जरूर खाना मंगा रहा है। तो ये एक और रेशियो है, यानी हर बंदा जुड़ता है, हर महीने में एक बार खाना मंगा रहा है, उसके बाद भी कंपनी इतनी बड़ी है। जस्ट इमेजिन अगर ये फ्रीक्वेंसी 2 गुना हो गई, जो ऐसे अमेरिका में ये बहुत ज्यादा है, तो ये हो गई, तो आप सोचिए क्या रेवेन्यू इसका पहुंच सकता है। यही नंबर FY21 में 8.6 था, यानी एक बंदा साल में 8.5 बार, यानी हर 1.5 महीने में एक बार खाना मंगा रहा था, जो अब हर महीने में एक बार मंगा रहा है। और कस्टमर्स विद एनुअल फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 50, यानी कि ये जो वो लोग हैं जिनको बस पूरा टाइम हाथ में जोमेटो ही रहता है उनके फोन पे, तो उन्होंने ऐसे कस्टमर जो थे वो 34 लाख कस्टमर थे। तो यानी कि 6 करोड़ 30 लाख में से 34 लाख, 5% कस्टमर ऐसे हैं, 5% कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपको 50 बार से ज्यादा, 50 नहीं, हाँ 50 बार से ज्यादा जो है आपका खाना, यानी महीने में 4 बार से ज्यादा आपसे खाना मंगा रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो कमेंट बॉक्स में मी लिखो कि भाई मैं जो है 50 से ऊपर बार खाना मंगाता हूं साल में। अब आगे चलते हैं। अब हमने समझ लिया फूड डिलीवरी बिजनेस को, अब हम क्विक कॉमर्स बिजनेस को क्विकली समझते हैं। ठीक है, यही वो ब्लिंकिट है। तो ये ब्लिंकिट का प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद इनका पूरा सिस्टम बताया हुआ है इन्होंने। अब है ना, ये जो जादू हो जाता है ना हमारे साथ कि हम फटाफट ब्लिंकिट पे मंगाते हैं और हमारे पास खाना आ जाता है, उसका जो सप्लाई चेन सिस्टम है वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। जोमैटो ने अपनी खुद की प्रेजेंटेशन में समझाया। ये आप कस्टमर बैठे हैं यहां पे, ठीक है, ये आप कस्टमर बैठे हैं यहां पे। आपने क्या किया, आपको भाई कुछ इमीडिएटली आपको कुछ मंगाना था, कोको कोला मंगाना था, साथ में चिप्स मंगानी थी, कोई दोस्त आ रहे थे घर पे, तो आपने क्या किया, ऑर्डर किया ब्लिंकिट पे। तो अपना ऑर्डर, आपने ये स्टेप 1 हो गया, आपने ऑर्डर प्लेस किया ब्लिंकिट पे। ब्लिंकिट क्या करता है, उसके पास है ना बहुत सारे डार्क स्टोर्स है। कितने डार्क स्टोर्स है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तो ब्लिंकिट बहुत छोटा है। ये ब्लिंकिट ब्लिंकिट अकेला ना जितना आज है उसका 20 टाइम्स हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों, आपको बताऊंगा क्यों। आपको अभी लग रहा होगा बहुत ज्यादा नंबर बोल रहा हूं, पर बता सकता हूं कि क्यों इतना बड़ा बन सकता है ये अगले 5 से 10 सालों के अंदर। फिर ये क्या करते हैं, इनके खुद के डार्क स्टोर है। डार्क स्टोर का मतलब होता है जिसका फ्रंट नहीं होता। यानी डार्क स्टोर ऐसा नहीं जिसमें अंधेरा नहीं होता, बिजली नहीं जलाते। डार्क स्टोर वो होता है जिसमें फ्रंट नहीं होता, जहां पे आप और मैं जाके डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। तो ये जो डार्क स्टोर है, इनके खुद कुछ जगहों पे खुद के डार्क स्टोर्स हैं और कुछ जगहों पे इन्होंने फ्रेंचाइज किया हुआ है, दूसरे को दिया हुआ है। फ्रेंचाइज करने से इनकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि खुद के रखते तो सारा P&L खुद का होता है, ऑपरेटर खुद का होता है, अंदर स्टाफ खुद का होता है। पर तो इन्होंने फ्रेंचाइज भी किए हुए हैं काफी। सेल्फ ओन्ड करना पड़ता है क्योंकि कई जगहों पे वॉल्यूम ज्यादा होती है, ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट फ्रेंचाइजी पार्टनर नहीं मिलता, तो कुछ सेल्फ ओन्ड है और कुछ फ्रेंचाइज है इनके। तो ये बैक स्टोर में ऑर्डर जाता है, और ये ऑर्डर जो है फटाफट 3 किलोमीटर के अंदर खटाखट 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 जैसे खटाखट 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 वो 3 किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस में जाता है, और इसलिए हमारे पास 10 से 15 मिनट में आ जाता है। हम नीचे उतरेंगे, स्टोर में जाएंगे, लेके आएंगे, स्टोर वाला बोलेगा मेरे पास है नहीं है, कौन इतना झिकझिक बिक बिक लेगा। तो इसमें जो है आपका ये पूरा इसका सिस्टम है, लास्ट मोमेंट पे आपका डिलीवरी होता है। तो ये इनका सिस्टम है, इनका खुद का दुकान होता है, खुद के स्टोर होते हैं और फ्रेंचाइज स्टोर होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इनके आसपास इन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउस भी किए हुए हैं। ये वेयर हाउस में क्या, हर तरह का सामान पड़ा होता है। तो हर कुछ 10-12 डार्क स्टोर के लिए इनका एक वेयर हाउस होता है। वो वेयर हाउस इन 10-12 स्टोर्स में पटकता रहता है, सामान पटकता रहता है, दिन भर पटकता रहता है। इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट इन डार्क स्टोर्स मल्टीपल टाइम्स अ डे, मतलब बार बार होती है। कुछ जो है सेलर्स, यानी कि कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के ओनर बोलते हैं भाई हम खुद का सामान रखेंगे वहां पे, वो इन्वेंट्री हमारी मानी जाएगी, आपकी नहीं मानी जाएगी। जब बिकेगी तो आप हमसे
उसकी बिलिंग कर लेना। तो ऐसे कई ब्रांड्स भी हैं जो इन्हीं वेयरहाउस में और डार्क स्टोर्स में अपनी इन्वेंट्री पटक देते हैं, पर वो ब्लिंकिट को खरीदनी नहीं पड़ती, वो बाद में ब्लिंकिट उसके लिए पे कर देता है। तो ब्लिंकिट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। ये भी मैं आपको एक रेशियो बताऊंगा, ब्लिंकिट का बहुत जबरदस्त रेशियो है। मतलब वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के लेवल का काम कर रहा है इस टाइम पे, जोमैटो, ये पूरा जोमैटो और ब्लिंकिट जो भी है सब मिलकर। तो ये इनका क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल है। समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में क्यूसी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा आपको क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट खटाखट। अरे भाई क्या जंप मारा, ये इनका बिजनेस जो है ना सबसे ज्यादा ग्रो किया है। चाहे वो अलविंदर ढिंडसा और ये सब मैटर हुआ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका रेवेन्यू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हो गया है। अगर आप ग्रोथ परसेंटेज में देखेंगे तो 93% ग्रोथ रही है एक साल के अंदर। और इनका एवरेज मंथली ट्रांजैक्शन जो है वो 29 लाख से लेके 51 लाख लोग हो चुके हैं। 51 लाख लोग जो है वो मंथली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। 51 लाख कस्टमर्स इनके पास टोटल, बहुत कस्टमर 6 करोड़ से ऊपर इनके ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है। उसमें से अभी तक सिर्फ इन्होंने 51 लाख किया है, तो 12,000 का टर्नओवर हो गया है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ये 10 गुना बहुत आराम से हो सकता है। ये रेवेन्यू बहुत छोटा है इनके लिए क्विक कॉमर्स के बिजनेस में। इन्होंने पिछले साल इनके पास 377 वो डार्क स्टोर्स थे, जो मैंने आपको बताया ना, डार्क स्टोर्स जहां से ये सप्लाई करते हैं। अब वो जो नंबर है वो 526 हो गया है। और अगले साल ये उसमें 475 नए स्टोर ऐड कर देंगे, तो ये अगले साल तक 1000 का नंबर FY25 में पहुंच जाएगा। FY25 में ये 1000 का नंबर पहुंच जाएगा। तो एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल क्रिएट हो रहा है यहां पे। अच्छा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है यानी कि इनका सारे कॉस्ट निकाल, मेजर कॉस्ट निकाल, मार्केटिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, ये सब निकालने के बाद इनका मार्जिन कितना बन रहा है। तो एज ऑफ नाउ इनका मार्जिन सिर्फ 3.9% बन रहा है। ये बहुत टाइट मार्जिन पे चल रहे हैं। हमें लग रहा होगा ये बहुत कमाते हैं, पर ये बहुत नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि इनको एंड मोमेंट डिलीवरी करवानी है, टाइमली करानी है, इनके स्टोर का रेंट होता है। अच्छा, इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यूज थोड़े छोटे होते हैं। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू छोटा होने से क्या होता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रही, क्योंकि एक राइडर है वो 25 रुपया लेगा एक राइड का, चाहे वो 200 रुपए का सामान पहुंचा रहा हो, चाहे 2000 रुपए का सामान पहुंचा रहा हो। तो इंडिया में अभी भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है वो 300-400 के आसपास की है। इन्होंने फिर भी थोड़ा सा बेटर करके ओवर ईयर्स इसको 500 के आसपास किया है, जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो इनका मार्जिन है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वो मात्र 3.9% है। पर हमें इंप्रूवमेंट देखनी है। देखिए, एक अगर बच्चे को मैथ्स में 50 में से 30 मार्क आए, तो वो वैसे तो खराब है, 60% ही है। पर अगर पिछली बार उसको 25 आए थे, उससे पिछली बार 20 आए थे, यानी वो इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो इसी तरीके से बिजनेसेस में हमें सिर्फ ये नहीं देखना होगा मार्जिन कितना है, वो पहले मार्जिन कितना था, अब कितना है, वो भी हमें देखना जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि ओवर ईयर्स इन्होंने अपने मार्जिन को बेटर करा है। तो होपफुली आगे जाके ये 6% के आसपास का मार्जिन लेके आ जाएंगे, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ सकती है। अब हम आगे चलते हैं। गोइंग आउट, ये बहुत छोटा वर्टिकल है बिजनेस का, तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, फटाफट इसको क्लोज करेंगे। और इसमें हम देखते हैं कि वैसे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा है, पर अभी नंबर छोटा है। पूरे कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में पूरे 7% का कंट्रीब्यूशन, 7-8% का कंट्रीब्यूशन, पूरे रेवेन्यू में 7-8% का कंट्रीब्यूशन कोई बड़ा खेल नहीं है। इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स रेवेन्यू में दो ही हैं, कि आप उनसे खाना मंगाते हो और आप उनसे सामान मंगाते हो। यही दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं जोमेटो के रेवेन्यू पूल में। एडजस्टेड एबिटा नेगेटिव है, पर मेरे को लगता नहीं कि इनका बहुत ज्यादा फोकस है इस पे। और इन्होंने जो है खुद का रेवेन्यू जो है, अगर आप देखो तो यानी कि 3,225 करोड़ रुपए का जब खाना खाया जाता है, तो इनको 258 करोड़ बनते हैं। तो यानी कि रेस्टोरेंट जो इनको देता है, अगर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई गोइंग आउट करता है, तो रेस्टोरेंट इनको 8% देता है। तो एज ऑफ नाउ ये बहुत मैसिव बिजनेस नहीं है, इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बहुत छोटा है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगला बिजनेस जो मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत ही बड़ा होगा, वो है B2B सप्लाईज। क्योंकि हर रेस्टोरेंट, देखिए आज इनके पास करीबन 2,47,000 रेस्टोरेंट। तो अभी तो इन्होंने धीरे धीरे देना चालू किया है, हर सिटी में ऑपरेट भी नहीं कर रहे। वहां पे 800 सिटीज हैं जहां पे ये खाना सर्व करते हैं, इनके राइडर्स हैं। पर अभी सिर्फ 7-8 सिटीज में ही है कि जहां पे ये B2B दे रहे हैं, जैसे हाइपर प्योर जो इनका बिजनेस है। तो जहां पे ये आलू कांदा, जो मैंने बताया कि प्याज टमाटर नमक काली मिर्च सब कुछ देते हैं रेस्टोरेंट को, जो रेस्टोरेंट खाना बना रहा है, ठीक है। तो उस बिजनेस को अभी तक ये बहुत अच्छे से क्रैक नहीं कर पाए हैं। इसको, इसमें इनके 11 वेयर हाउस है, 8 सिटीज में है, 75,000 यूनिक बिल्स है, बट बहुत छोटा बिजनेस है ये अभी, इतना दिमाग नहीं लगाना। ग्रोथ कर रहा है, तो ये फैक्टर हमारे को देखते रहना कि ये कितना तेजी से ग्रोथ कर रहा है। पर एज ऑफ नाउ रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन 7-8% का है। तो यानी कि अगर आप देखें क्विक कॉमर्स और जो इनका ओरिजिनल बिजनेस है, वो 84-85% ऑफ द रेवेन्यू है। ये जो दो बिजनेस है, गोइंग आउट और B2B सप्लाईज, वो मुश्किल से आपका 14-15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बट इस बिजनेस में ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन नहीं है। क्योंकि आपको पता है ये टाइट बिजनेस है। अगर एक रेस्टोरेंट वाला सामान खरीदता है ना,
तो वो पूरा निचोड़ देता है, एकदम निचोड़ के पैसा देता है। वो इनका प्राइस नहीं दे पाएगा और इनके लिए वो वायबल नहीं हो रहा इस टाइम पे। तो देखते हैं ये बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकते हैं। इस पर मेरा बहुत ज्यादा कॉमेंट नहीं है। तो ये कैसे काम करता है बिजनेस, तो इनका ये पूरा इकोसिस्टम है हर चीज का। लोग बाहर जा रहे हैं, वही लोग जो बाहर जाके खाना खाते हैं वो इनके कस्टमर है, फूड डिलीवरी भी कर रहे हैं। सेम रेस्टोरेंट, इनके बाहर जाने वाले रेस्टोरेंट का भी नेटवर्क है, ओरिजिनल रेस्टोरेंट का भी नेटवर्क है। उसी रेस्टोरेंट को ये हाइपर प्योर से जो है सब्जी दे देते हैं या फिर रॉ मटेरियल दे देते हैं। लास्ट माइल डिलीवरी ये लोग क्विक कॉमर्स में कर देते हैं। तो सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इनका टोटल इकोसिस्टम जो है वो एकदम इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। चारों बिजनेसेस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसमें दो सबसे बड़े बिजनेसेस जो हैं वो हैं जो यहाँ पे वो फूड ऑर्डरिंग हो रही है और जहां पे हमारा क्विक कॉमर्स हो रहा है। ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके आगे ये सब थोड़ा सा हम देख लेते हैं फटाफट। जो 351 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया उसका स्प्लिट देख लेते हैं और इसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ कि इसके स्टॉक्स क्या कह रहे हैं, क्या चार्ट्स कह रहे हैं। तो जैसे हमने देखा करीबन 12,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू रहा है और इसमें कस्टमर डिलीवरी चार्जेस अगर जोड़ दो तो 1348 करोड़ ये होता है। आपको पता है वो 4 रुपए की प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं जोमेटो, है ना। तो वो जो है रेवेन्यू है वो भी 83 करोड़ का रेवेन्यू है। तो इनका टोटल रेवेन्यू 13,545 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल तक ये किसी प्रकार की प्लेटफॉर्म फीस नहीं लेते थे, तो इनको 100% बहुत बहुत जबरदस्त ग्रोथ मिल गई प्लेटफॉर्म फीस में। इनका एबिटा बेटर हुआ है। इनकी अदर इनकम यानी ब्याज बट्टे की जो इनकम होती है और साइड की इनकम होती है वो 847 करोड़ रुपए की रही है। तो ये सब करते 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 सबसे बड़ा खर्चा अगर आप यहां अलग से देखते हो 515 करोड़ का ईसॉप का एक्सपेंस देते हो। देखिए ये ना टेक कंपनी है, तो टेक कंपनी ईसॉप्स देती है। अगर आप चाहते हो मैं ईसॉप पे वीडियो बनाऊं रिटेंशन के ऊपर, तो आप ईसॉप लिख सकते हैं और मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा कि अगर आप अपना टैलेंट पकड़ना चाहते हैं, अगर आप अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, अगर आप लोग चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़ रहे, तो वो ईसॉप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मैं ईसॉप पे भी वीडियो बना दूंगा। तो ईसॉप का एक्सपेंस इनका बहुत ज्यादा है क्योंकि हर बार ये ईसॉप बांटते रहते हैं और जैसे जैसे आप ईसॉप बांटते हो आपको पीएनएल में उसका डेबिट देना पड़ता है। जबकि ईसॉप अभी अपना जो एम्प्लॉय है उसने एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, बट गवर्नमेंट ये मानती है कि जिस समय आपने उनको ईसॉप दे दिया यानी आपकी जेब से एज अ कंपनी पैसा जा चुका है, तो आपको उसको पीएनएल में बुक करना है। ये सब करने के बाद अब ये देखिए ये -60 करोड़ का टैक्स एक्सपेंस कहां से आ गया। इसलिए मैंने कहा था 351 करोड़ को समझना। 351 करोड़ में से 60 करोड़ जो है वो उनको टैक्स का बेनिफिट मिला हुआ है। क्या था, इन्होंने बहुत सालों से प्रॉफिट ही नहीं किया था, ये पहली बार प्रॉफिट किया है। तो पिछले बहुत सालों से इन्होंने टैक्स ही नहीं दिया। तो इनको जो टैक्स का एडवांटेज इस साल मिला है पूरे इतने टाइम का जो इन्होंने लॉस किया है, तो उसका जो टैक्स का एडवांटेज मिला है वो 60 करोड़ का मिला है। तो यानी इनका एक्चुअल प्रॉफिट तो 290 करोड़ रुपए का है। तो अब यह ध्यान रखना कि एक्चुअल प्रॉफिट इनका 290 करोड़ का है, 60 करोड़ को इनका टैक्स का बेनिफिट मिला हुआ है, जिस वजह से रिपोर्टेड प्रॉफिट इनका 351 करोड़ का है। तो दोस्तों इसके साथ हमने जोमेटो का बिजनेस समझ लिया। क्विकली रिकैप करता हूं, 4 बिजनेस वर्टिकल्स है। एक तो फूड डिलीवरी है जो हमारे घर पे खाना आता है। दूसरा जो है इनका है क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट के नाम से चलता है। तीसरा है गोइंग आउट यानी कि आप बाहर जाके जब खाना खाते हैं तब आप उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं, आप उसके जोमेटो गोल्ड के मेंबर हो सकते हैं। और चौथा है जहां पे ये रेस्टोरेंट्स को रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल्स की तरफ। अब ये जोमेटो के टेक्निकल्स हैं। आज अभी मार्केट ओपन है जब मैं ये शूट कर रहा हूं, 13 जून को 10:46 के आसपास का ये टाइम है। तो हम देखते हैं कि 1,61,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। 1,61,000 करोड़ की इनकी मार्केट कैप है। ये बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान रखिएगा। अब अगर हम इनका शेयर प्राइस देखें जब से लॉन्च हुआ है तब से, तो ये लॉन्च हुआ था बहुत शोर शराबे के साथ। फिर ये करीबन 150 160 पे गया था, 74 पे आईपीओ आया था। फिर ये गिर के जो है ये 40 रुपए के आसपास पहुंचा था, यहाँ पे 46 47 पहुंचा था। फिर और गिरा, नीचे आता रहा, चल मतलब पकड़ नहीं पाया, वॉल्यूम नहीं पकड़ पाया। और यहां से यहां से इसका कायाकल्प हो गई। ये फरवरी 2023 से पिछले एक सवा साल में इसने 47 रुपीज से लेके जो है शेयर प्राइस गया था 201 रुपए तक, और अब जो ये ट्रेड कर रहा है 182 तक ट्रेड कर रहा है। यानी कि पिछले सवा साल में इस शेयर ने 4 गुने का रिटर्न दिया है। पिछले सवा साल में 4 गुने का रिटर्न दिया है। पर अगर आप शुरू से होल्ड कर रहे होते 3 साल से, तो इसने मुश्किल से 50% यानी कि 15-16% साल का रिटर्न इसने आपको दिया होता अगर आप शुरू से होल्ड कर रहे होते। पर अगर आपने अभी पीछे खरीदा होता 40 रुपए में, तो आपको ऑब्वियसली इसका बेनिफिट मिला होता। और आज ये 180 है, ऊपर से वापस नीचे गिर गया है। और अब हमें इसको समझना है कि इसके बिजनेस के जो हमने नंबर्स समझे हैं वो इंपैक्ट कैसे करते हैं। तो इंपैक्ट ये हो रहा है कि
अभी तक ये जो बिजनेस था ये कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा था, और अगर कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहा था तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ से हो रहा था। देखिए कैश फ्लो में क्या होता है, तीन तरह के कैश फ्लो होते हैं। एक धंधे से जो पैसा आता है, मुनाफे से। एक आता है कि आपके पास कोई चीजें थी, आपने बेच दी तो आपको पैसे आ जाते हैं। आप अगर कोई चीज खरीदते हो तो पैसे चले जाते हैं, कोई चीज बेच देते हो तो पैसे आ जाते हैं। और तीसरा है, आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से पैसा रेज कर सकते हो, यानी जब आप उधार लेते हो तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, जब आप मार्केट में इक्विटी बेचते हो तो आपके पास पैसे आ जाते हैं, और पर वो उधार तो चुकाना ही है आपको वापस, या वो इक्विटी का आपको बेनिफिट तो देना ही है आगे जाके। तो अगर आप जोमैटो के ये 2 साल देखो, तो इन दोनों सालों में इसने इन्वेस्टमेंट से 6,402 करोड़ और 8,750 करोड़, यानी मोटा मोटी इसने 15,000 करोड़ रुपया मार्केट से रेज किया है। 15,000 करोड़ मार्केट से उठा लिया है। अब ये 15, और उससे पहले भी उठाया था करीबन 350 करोड़, पर ये नंबर बहुत बड़ा, मैं इसी को देखना चाहता हूं। तो इन्होंने 15,000 करोड़ मार्केट से उठाया हुआ है। और अगर हम देखें तो ये दोनों प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स, ये लिखा हुआ है प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स 6,600 करोड़ और 9,000 करोड़, यानी इन्होंने क्लियर 15,600 करोड़ रुपए शेयर बेच के कंपनी में लिया है। यानी कि इनके पैसे प्रॉफिट से नहीं बने हैं, इन्होंने शेयर्स बेचे तो इनके पैसे बने हैं। ये एक कंसर्न है इस पूरे बिजनेस मॉडल का, कि अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं था, अब जाके पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ है। और जो रन रेट चला रहा है, अगर वो चलाता रहा तो हो सकता है अगले साल 700 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर दे। हमें अगले क्वार्टर का रिजल्ट देखना होगा कि ये कैसे परफॉर्म कर दे। तो इनका जो मैजिकल चीज है, जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगी, और ये ना बहुत कम बिजनेसेस कर पाते हैं, ये देखिए, इनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो -77 डेज है। यानी कि ये हमेशा सप्लायर से उधार लेके चलते हैं। इनका डेटर डेज, यानी ये जो कलेक्शन करते हैं, वो 24 दिन है। 24 दिन के अंदर इनके पास पैसा आ जाता है। हम कस्टमर से नहीं, पर जब ये B2B में सेल करते हैं तो इनको 24 दिन में पैसा आ जाता है। इनके पास इन्वेंट्री जो रहती है वो मात्र 11 दिन की रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि सिर्फ 11 दिन की इन्वेंट्री है। 11 दिन की इन्वेंट्री तो डीमार्ट की भी नहीं है, डीमार्ट की भी 30 दिन की इन्वेंट्री। डीमार्ट इस देश का सबसे एफिशिएंट रिटेल स्टोर है, उसकी भी 30 दिन की इन्वेंट्री होती है। तो ये तो 11 दिन पे ऑपरेट कर रहे हैं। और मैजिक ये है कि इनमें इतना दम है कि इन्होंने अपने सप्लायर्स को 112 दिन पकड़ के रखते हैं, 112 दिन तक पैसा नहीं देते। तो यानी कि 77 दिन इनके पास सप्लायर का पैसा नेट रहता है। क्योंकि जब ये खरीदते हैं तो क्या, पहले 11 दिन इन्वेंट्री में चले जाते हैं, फिर उसके बाद 24 दिन इनको पैसे आने में लग जाते हैं, तो 35 दिन लग जाते हैं। अब 35 दिन पे में उनको 112 दिन में पैसे देने, तो 35 मांगने से 112 हो गया 77, तो 77 डेज का इनके पास जो है क्रेडिट पड़ा होता है सप्लायर्स की तरफ से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है, पर ये रेशियो धीरे धीरे नीचे आया है। अगर आप देखो तो पहले 513 दिन था, 257 दिन था, 133 दिन था, पर मुझे लगता है ये लोग इसको -50 दिन के आसपास तक मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि अब इनमें इतनी ग्रिप आ गई है, मार्केट में इतनी इनकी नाम बन चुका है। अगर पहले कर लेते तो यहां पे तो क्या ये गुंडागर्दी करते होंगे कि भाई मैं तो नहीं दे सकता पैसे, आराम से आना, 5-6 महीने बाद आना, 8 महीने, 200-300 दिन बाद ये दे रहे, 300 दिन मतलब मोटा मोटी 1 साल ही हो गया, तो 1 साल बाद आना। यहाँ पे तो 565 दिन के बाद सप्लायर को पैसा दे रहे हो, 1.5 साल बाद मुंह दिखाना, तब तेरे को पैसा देंगे। तो इन्होंने अच्छा खेला है, डेफिनेटली अच्छा खेला है। ये एक बहुत अच्छा रेशियो है जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये इनका जो है गुड थिंग्स है। बैड थिंग्स ये है कि इनके जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं बची। ये देखो, FIIs की 55% शेयर होल्डिंग है, पब्लिक की 28% है, DIS की 15% है, अदर्स की 1.58%। तो प्रमोटर्स की बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग बची नहीं है, उनके पास बहुत कम शेयर्स बचे हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यार प्रमोटर का इंटरेस्ट रहेगा नहीं रहेगा। हमारी इन्वेस्टिंग थीसिस में हम हमेशा चाहते हैं कि प्रमोटर का स्टेक ज्यादा रहे, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक ज्यादा रहता है तो फिर वो ऑब्वियसली उतनी ज्यादा मेहनत करता है। तो ये है। अब इसके अलावा मैं आपको जोमेटो का शेयर प्राइस का ट्रेंड दिखाता हूं। ये इसका शेयर प्राइस का ट्रेंड रहा है, जो हमने देखा था अभी पीछे भी। तो इस तरीके से शेयर ऊपर गया है। अगर मैं इस पे अभी का अपना एनालिसिस दूं टेक्निकली, तो टेक्निकली RSI के बेसिस पे, टेक्निकली अगर मैं टेक्निकली 1 साल के व्यू पे इस शेयर को देखता हूं कि अगले 1 साल में क्या हो सकता है, तो टेक्निकली इसका RSI अभी 50 चल रहा है। 50 जो RSI है ना, वो ये इंडिकेट करता है कि ये अब आके एक जोन में बैठ गया है। तो अब ये जोन में बैठ गया ना, तो इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। तो ये ऐसे एवे 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 साइडवेज हिलता रहेगा, कभी 180, कभी 90, 170, 195, इस रेंज में 10% प्लस माइनस में, 5-10% प्लस माइनस में ये चलता रहेगा। और आप ये देख रहे हो कि काफी टाइम से ये शेयर, कितने दिनों से ये शेयर इसी रेंज में चल रहा है। इस दिन को छोड़ दो, ये रिजल्ट का दिन था इलेक्शन के, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, पर ये इसी रेंज में चल रहा है। तो अगर इस रेंज को हम यहां पे डालेंगे और यहां पे डालेंगे, तो ये 170 के आसपास है और ये 190 के आसपास है। तो ये 170 और 190 के रेंज में पिछले 10-15 दिन से चल रहा है।
कि जो मैंने आपको बताया था वहां पे भी कि जनवरी फरवरी 2023 से इसने जो प्रॉफिट ये जो रिजल्ट्स दिए उसके बाद से ये इस तरीके से ऊपर भागा है। ठीक है, तो यानी कि जो इसने बेनिफिट देना था वो मोटा मोटी ये दे चुका है। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें बहुत बड़ा अपसाइड आ सकता है। फंडामेंटली क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वैल्यूएशन 1,60,000 करोड़ की है, जबकि प्रॉफिट सिर्फ 350 करोड़ का है। तो एक रेशियो होता है जिसे हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। उस रेशियो के हिसाब से ये मोटा मोटी 450 प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे चल रहा है, जो कि हाईली ओवर वैल्यूड है, हाईली ओवर वैल्यूड। ये रेशियो एक ग्रोइंग कंपनी के लिए भी मेरे हिसाब से 50 से 60 के ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 टू 60 के ऊपर ये रेशियो नहीं होना चाहिए। अगर ये 50 टू 60 होगा, इसको 1,60,000 करोड़ की वैल्यूएशन रिटेन करने के लिए करीबन करीबन अपने प्रॉफिट को 7 टू 8 टाइम्स करना पड़ेगा, तब जाके ये इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगा। चाहे ये हाई ग्रोथ कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी के हिसाब से भी 50-60 बहुत ज्यादा। मैं आपको बताऊं, रिलायंस का जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 22 से लेके 26 के बीच में चलता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टॉक है। तो वो ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स को गेन कर चुका है, उसमें ग्रोथ की संभावनाएं थोड़ी कम रहती हैं एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, तो उसका प्राइस टू अर्निंग्स कम होता है। पर इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो तो 450 है, वो अनबिलीवेबल सा प्राइस टू अर्निंग है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि अगले क्वार्टर में क्या रिजल्ट आएगा। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ग्रोथ भी दिखा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा रही है, एक हाई मार्केट शेयर वाली कंपनी है। बट टेक्निकली दो प्रॉब्लम है। एक तो प्राइस टू अर्निंग का रेशियो फंडामेंटली बहुत ज्यादा हो गया है। टेक्निकली ये है कि जो आरएसआई है वो 50 की रेंज में चल रही है। 50 की रेंज की आरएसआई का बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है कि उसके पास डायरेक्शन नहीं है, ना स्टॉक में ताकत है, ना स्टॉक में डायरेक्शन है। इसीलिए इतना सब होने के बाद, मार्केट पॉजिटिव होने के बाद भी वो अपने ब्रेकआउट नहीं कर पा रही, वही 183 184 के आसपास आके टिका हुआ है, 202 204 नहीं पहुंच पा रहा है जहां पे वो पहले जा चुका था। तो मैं तो इसको वेट एंड वॉच करूंगा। मेरे सारे एनालिसिस के बाद डिसीजन अब आपको लेना है कि आपको करना क्या है। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो भाइयों लाइक करो, बहुत मेहनत लगी, लंबी वीडियो आई है और आपके काम की आई है। इसी तरीके से रिलायंस का भी चीरफाड़ देखना है तो देख लो भाई, यहां पे उसको अटैच किया हुआ है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि राधा किशन धमानी जी की लाइफ लर्निंग्स क्या रही हैं, उन्होंने क्या किया, वो कैसे इतने बड़े इन्वेस्टर बने, तो वो भी मैं यहां पे अटैच कर रहा हूं, जरूर देखिए। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई, और कौन सी कंपनी की एनालिसिस डीप करूं उसके बारे में जरूर लिख देना, तो मैं उस वो कंपनी की एनालिसिस कर लूंगा। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।